नहीं, अब अभी जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का, उसमें लिखा है कि ये सिर्फ यहीं उस फैसले को लागू किया, ये नज़ीर नहीं रहेगी कि इसकी बुनियाद में पूरे देश की मस्जिदें ले ली जाए। कोविड में की महामारी में एक भी लाश पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी नदी में मुसलमान की बहती हुई नहीं। इतिहास गवाह है कि अल्पसंख्यकों से तबाह नहीं हुआ है, वहाँ के बहुसंख्यकों से ही वो देश तबाह हुआ है। जी श्रीलंका देख लीजिए। सपा में अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पे एक्टिव हैं, ये लगातार 19 के बाद से देखा जा रहा है। पुलिस गोली मार दे रही है महिलाओं को, सीधे सीधे थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी का मुद्दा चर्चाओं में लगातार बना हुआ है। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामला अब कोर्ट कचहरी के दरवाजे पे है और सभी को निर्णय का इंतज़ार है, लेकिन सबका पक्ष भी जानना जरूरी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज आए हुए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जफर अमीन डक्कू के पास और जानेंगे कि इनका इस पर क्या पक्ष है, समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या सोचती है और कैसे इसे देखती है, और तमाम मुद्दों पर बात होगी। स्वागत है डक्कू साहब आपका। शुक्रिया। प्रश्न की शुरुआत, साक्षात्कार का शुरुआत, बाबरी मस्जिद अब ज्ञानवापी, कैसे देखते हैं इसे, क्या है ये? देखिए, 2024 में चुनाव है, महंगाई चरम सीमा पे है, डॉलर के मुकाबले में रुपये खस्ता हाल हो चुका है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, 45 साल पुरानी पोजीशन में देश चला गया है, सरकारी असेट्स जो पब्लिक सेक्टर के हैं वो सारे बेचे जा रहे हैं, देश की हालत बहुत ख़राब है, अर्थव्यवस्था तबाह है। जब जनता इन सवालों को पूछना शुरू कर रही है और उस बारे में सोचने लगी है कि हम अपने घर के को कैसे चलाएंगे, इस देश में 80 करोड़ लोग जो है राशन फ्री का ले रहे हैं, यानी भुखमरी के कगार पे 80 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं जिनको सरकार राशन दे रही थी, अब वो भी बंद कर रही है। तो इन सारे मुद्दों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं था सिवाय ये कि मंदिर मस्जिद का एक नया बवाल शुरू करें। 1991 में जो कानून बना था नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में कि अब किसी धार्मिक स्थल पे किसी का दावा नहीं पेश होगा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण को छोड़ के। उसमें ज्ञानवापी भी था है? नहीं कह रही कि नहीं, अब अभी जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का, उसमें लिखा है कि ये सिर्फ यहीं उस फैसले को लागू किया, ये नज़ीर नहीं रहेगी कि इसकी बुनियाद में पूरे देश की मस्जिदें ले ली जाए, हर जगह इस तरह से बवाल खड़ा करके। और आप देखिए, ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं, मथुरा की बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा था विधानसभा चुनाव के पहले कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब केशव प्रसाद मौर्य जी तो योगी जी को भी डिस्टर्ब करेंगे ना, उन लोगों का आपसी झगड़े का भी नतीजा ये सब है। भारतीय जनता पार्टी के आपसी झगड़ा जो है वो जनता जान रही है, उसको भी बचाने के लिए कि हम कट्टर, हमारी तरफ हिंदू है, हमारी तरफ हिंदू है, इसका भी झगड़ा चल रहा है। तो बहरहाल उस गहराई में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी कोई भगवान है जिसको अभी साक्षी महाराज ने कहा है, भोपाल के अंदर जामा मस्जिद में भी कोई भगवान है जिसको अभी वहाँ के लोगों ने कहा है। अभी हिंदू महासभा के लोगों ने और जगहों पे कर्नाटक में दूसरे कुतुब मीनार भी हाँ कुतुब मीनार कहते अगर शिव जी का तो माना भी जाता कि चलिए साहब ठीक है, आप इस पर दावा पेश कर, कहाँ कौन चीज़ पेश कर रहे हैं ये नहीं मालूम। अब आ जाइए सबसे बड़ी चीज़, बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये कि वृक्ष वट हनुमान मंदिर 350-400 साल पुराना था। काशीडोर के नाम पे आपने उसको तोड़ दिया, खंडित करके उसके मलबे फेंक दिए, तमाम छोटी बड़ी मूर्तियां फेंक दिया आपने, तब हनुमान चालीसा नहीं याद आया। और अब हनुमान चालीसा बनारस से याद आया कि 5 वक्त हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये सब सरकार करा रही है, 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए कि हमारा ये कहना है कि भाई मुसलमान को कुछ ना दो, मुसलमान तुम्हारी सरकार नहीं बनाया था,
हिंदू बनाया था सरकार तो कम से कम हिंदू को तो 60 रुपया पेट्रोल दीजिए, डीजल दीजिए। हिंदू ने सरकार बनाया था उनको कड़ुआ तेल दीजिए। हिंदू ने सरकार बनाया था उनकी नौकरी क्यों खा रहे? उनको तो नौकरी दो, मुसलमान को ना दो। और हिंदू ने सरकार बनाया था और कोविड में की महामारी में एक भी लाश पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी नदी में मुसलमान की बहती हुई नहीं मिली, लकड़ी के अभाव में, जबकि लकड़ी का पटरा भी लगता है कब्रों में। और सिर्फ हजारों हजारों हमारे हिंदू भाइयों की लाशें मिली। तो आज सवाल इस बात का है कि और फिर वही हिंदू मुसलमान कर रहे हो। तो पहले हिंदू को रोजगार दो, हिंदू को नौकरी दो, हमको तेल महंगा दो, उनको सस्ता दो, आधार कार्ड देख के देखो दो। लेकिन ऐसा नहीं कुछ हो रहा। सरकार कह रही है कि हमारी जो सभ्यता थी, जो हमारी संस्कृति सनातन परंपरा थी, उसे आतादाई जो बाहर से आए थे, आक्रांता, बाबर हों और लोग जो भी आए, उन्होंने तोड़ दिया और उसके ऊपर अपनी एक पहचान बना दी। हम फिर उसी पहचान को ला रहे हैं। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया, फैज़ाबाद को अयोध्या किया गया, बाबरी मस्जिद हटा के राम मंदिर वहाँ बनाया जा रहा है। ज्ञानवापी में भी शिवलिंग मिला है जिसे मुस्लिम पक्ष फौहारा बता रहा है, लेकिन फौहारा चल कैसे रहा था ये नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा है कि हर मस्जिदों में, पुरानी मस्जिदों में जो भी तमाम, नहीं जौनपुर मेरठ हर जगह वो हौज़ होता है, वज़ू खाना रहता है, वहीं उसके किनारे किनारे लोग वज़ू बनाते हैं। उस हौज़ में पानी इकट्ठा होता है जिस फव्वारे के थ्रू उसमें सप्लाई किया जाता है। तो बहुत सी मस्जिदों में और है। अब ज्ञानवापी के बाद अब हर ज़िले में कोई ना कोई मस्जिद पे अटैक होगा। ये 2024 तक होगा, जब तक हम ना, हाँ, उसके बाद तो फिर सबका साथ सबका विकास और गलत सही बहुत सी चीज़ें रुक जाएंगी। तमाम चीज़ें जैसे रुक गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये चुनाव की तैयारी हो रही भारतीय जनता पार्टी की, और चुनाव की तैयारी नहीं हो रही, देश को श्रीलंका बनाने की तैयारी। श्रीलंका में भी सरकार अल्पसंख्यक के खिलाफ बनी थी और वहाँ तमिल अल्पसंख्यक थे, क्रिश्चियन थे, मुसलमान थे। और एक चीज़ हम आपके चैनल पे बता देना चाहते हैं, कोई भी देश, पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि अल्पसंख्यकों से तबाह नहीं हुआ है, वहाँ के बहुसंख्यकों से ही वो देश तबाह हुआ है। जी श्रीलंका देख लीजिए। तो आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान अल्पसंख्यकों की भाजपा राजनीति कर रही है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीति कर रही है? हम ही कहाँ कह रहे हैं, ये तो भविष्य खुद बता देगा। लंका देख लीजिए, मिसाल है, पड़ोसी मुल्क है इसलिए हम मिसाल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे तो बहुत है। चलिए, आपके दो उत्तरों से दो नए प्रश्न बने हैं। पहला ये कि आपने कहा कि भाजपा में योगी और केशव मौर्य के खिलाफ लड़ाई है, सपा में चाचा भतीजे की लड़ाई है। गठबंधन तो किया आपने 22 में, लेकिन साथ निभता हुआ नहीं दिख रहा है और अब नाराज़गी आजम खां की तरफ से भी दिख रही है। देखिए, पहली चीज़ हम बता दें कि जो अभी आपने कहा कि योगी जी और केशव जी की लड़ाई है, नहीं, जो हमने कहा इस बात को कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन आप देखिए कि बहुत से आदेश योगी जी ने भी किया है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया है कि उत्तर प्रदेश में हमको डिस्टर्ब ना किया जाए। कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो पार्टी के लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस बात को कहा है कि वहाँ होड़ मची हुई है कि हम कट्टर निचले दूसरे नंबर के नेताओं में, और सब कहीं ना कहीं केंद्र से कनेक्टेड है। अयोध्या की घटना देख लीजिए आप, गोश्त फेंका गया, पर्चियाँ मस्जिदों के सामने फेंकी गई और मुसलमान की टोपी लगा के फेंके, किसको डिस्टर्ब करने के लिए? उससे दो काम होना था। तो वो तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार का वो आपसी मामला है, और वो आपसी उनकी भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। चलिए, जो आपका मामला है, आपने की बात जो आपने किया है, शिवपाल जी 2017 से के पहले से वो घरेलू मामला जो चला जिसको आपने कहा, तो कोई रिश्ता तो हमारे वहाँ से रहा नहीं। शिवपाल जी ने चुनाव लड़ने के लिए साइकिल से इच्छा किया उन्होंने कि हम साइकिल के सिंबल, उन्होंने कहा हमने गठबंधन किया था। सर, मैं आपको कर दूं, लेकिन हमें एक सीट दी गई। हमने एक बड़ी लिस्ट दी थी जिसको नकार दिया अखिलेश यादव ने, और उसके बाद से ये स्थिति में समाजवादी पार्टी 22 में आ गई। नहीं, तो नकार दिया तो फिर वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़े होते ना, यानी उन्होंने नकारा, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया, तब तो सिंबल पे चुनाव लड़े, सिंबल पे ना लड़ते। हमने नेताजी का सम्मान किया, तो नेताजी का सम्मान किया। 2017 में फिर मायावती की बिल्डिंग क्यों ले लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार से?
उतनी बड़ी कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नहीं दे पाई योगी जी अब उतनी बड़ी बिल्डिंग, और उनको दिया। वाइस रेडी की सुरक्षा दिया, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हुई। एक ईमानदार आदमी आजम खान जिनका दामन पाक साफ है, वो 2 साल से जेल में है। और बहुत बढ़िया विभाग था शिवपाल जी के पास, लेकिन वो बाहर हैं और उनको सारी सुख सुविधा मिल रही। ये क्लियर कर लिया जाए कि अब आजम खां की क्या रणनीति होगी, क्या ओवैसी के साथ जाएंगे, शिवपाल के साथ जाएंगे, या आपके ही साथ रहेंगे? देखिए, ओवैसी तो बेसिकली हर वो काम करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। पहली चीज़, ओवैसी जी तो सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि उनको तो खुद तेलंगाना से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह है 1990-91 में कुतुब मीनार के नीचे, चार मीनार के नीचे, वहाँ एक कोई जगह सब प्लेन थी, कुछ नहीं, वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना, फिर बहुत बड़ा हो गया। तो ये तो नहीं कुछ बोले हैदराबाद में। वो तो कह रहे हैं कि ये ज्ञान वापी अगर इस तरह से होगा जैसे हमसे अयोध्या छीन ली गई, उसी तरह से बनारस में हमें ज्ञान वापी छीनने की तैयारी चली है। तो जितने फ्रंट पे ओवैसी लड़ रहे हैं मुस्लिमों के हक को लेकर, उतने फ्रंट पे समाजवादी पार्टी नहीं दिख रही है। सपा में अखिलेश यादव से ट्विटर पे एक्टिव हैं, ये लगातार 19 के बाद से देखा जा रहा है। अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कम, केंद्र की सरकार ज़्यादा परेशान है कि आने वाले समय में 2024 में समाजवादी पार्टी कहीं बहुत ज़्यादा सीट ना ले ले, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीट ना ले ले। परेशानी बढ़ गई है केंद्र सरकार के लोगों की, और वो हर जगह दौरा कर रहे हैं। कहीं कोई घटना हो रही है, जुल्म हो रहा है, चाहे वो किसी समाज के किसी वर्ग के ऊपर हो, चाहे मुसलमान के ऊपर हो, चाहे पिछड़ों पे हो, चाहे अगड़ों पे हो, हर जगह जा रहे हैं। जो सरकारी जुल्म हो रहा है, पुलिस गोली मार दे रही है महिलाओं को सीधे सीधे, थाने के अंदर बलात्कार हो रहा है, थाने के अंदर हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरह के हालात में अब अखिलेश यादव साहब निकल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है, उनके दुख में दर्द में शरीक हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को सड़क पे लाने के लिए सोच है, चूँकि अभी सरकार बनी है, अभी लोग कहेंगे सरकार को डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा मौका दें, ये वो, इसलिए वो सरकार तो पिछले 5 सालों से 17 से लेकर 22 साल कोप भवन से लोग कहते रहे कि अखिलेश यादव निकले ही नहीं, ऐसा उनको दुख हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। तो निकले तो कितना बड़ा मजमा इकट्ठा हुआ और भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। बेईमानी से सरकार बनी है, ये सब लोग जान रहे हैं। बनारस में बेईमानी से सरकार बनी है, इसका क्या मतलब? अच्छा, ये बताइए कि वो ईवीएम मशीन हर जगह मिल रही थी, कूड़े की गाड़ी पे जा रही थी, बनारस के अंदर 2-2 गाड़ियों पे जा रही थी। कहाँ की ईवीएम मशीन? जो 20 लाख मशीन का हिसाब चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा, वो 20 लाख मशीनें कहाँ है? ऐसे ही तो हो रहा है सब। अगर उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है ईवीएम में धांधली हुई है, तो पंजाब में भाजपा क्यों नहीं सरकार बना लेती अगर ऐसी स्थिति है? हम उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी तो केंद्र में सरकार नहीं बना पाएगी। इसलिए कि सारी बेईमानी जो है उत्तर प्रदेश में करनी थी वो हो गई। बहरहाल उनको सरकार बन गई, उनको सरकार मुबारक। हम विपक्ष में हैं, हम 2024 में हम जनता को आगाह कर रहे हैं कि जनता, जो आप अपना बुनियादी मुद्दा देख रहे हो, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी और जो देश बिक रहा है, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान गया है, वहीं ध्यान रखो। और ये भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाने के लिए और उनकी अपनी जो प्रचार का तरीका है, और जो आज मीडिया तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है, जानते हैं कितने पायदान पे है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हमको तकलीफ इस बात की है, राजनीति अपनी जगह है, देश को बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। जो लोग मुग़ल कहाँ गए? हिंदुस्तान का सामान लूट के कहीं गए? यहीं तो दफन हो गए। अंग्रेज़ तो लूट के लेके चले गए। अंग्रेज़ों का समर्थन कौन कर रहा था? वही जो लोग आज सरकार में हैं, इन्हीं के पुरखे अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। और ठीक वही अंग्रेज़ों के पैटर्न पे ये पूरी की पूरी सरकार उद्योगपतियों को दे दी जा रही, 2-4 गिने चुने लोगों को। और ये लोग, कभी हम लोग 89 में हम लोग निकलते थे प्रचार करने, तो हमको याद है कि हम लोग बोलते थे, अगर कोई बहुत बड़ा प्रत्याशी पैसे वाला खड़ा होता था तो हम लोग बोलते थे कि पैसे के बल पे अगर सरकारें बनती तो टाटा और बिरला जो है देश के प्रधानमंत्री होते। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ऐसा वक्त आएगा कि ऐसे पैसे वाले उद्योगपति
उस पूरी सरकार को अपने हाथ में लिए रहेंगे और सब कुछ देश का खरीद लेंगे। बहुत दुख का विषय है और दिली तकलीफ मुझको है इस देश की तबाही की। एक अंतिम सवाल और साक्षात्कार को ख़त्म करते हैं। आपने कहा कि 24 का चुनाव है, 24 के पहले उपचुनाव है और अखिलेश यादव जहां से सांसद थे, आजम खां जहां से सांसद थे, वहां पे प्रत्याशियों को उतारना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ छोड़ दिया और आजम खां साहब ने रामपुर। आपको क्या लगता है कि यहाँ फिर आप आ पाएंगे जिस तरह का माहौल है? देखिए, आजम साहब जेल से छूट के आएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी फटकार लगाई है। बहरहाल हयादारी अगर होगी तो अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। आजम साहब छूट के आएंगे तो रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीट तय कर लेंगे लोग। किसको दी जाएगी अभी कन्फ्यूजन? तो वही दोनों लोग तय करेंगे, आजम साहब। आपको कुछ सुगबुगाहट तय करेंगे? आपको कुछ सुगबुगाहट कि परिवार से कोई आएगा या कोई कार्य? नहीं, ये क्लियर हो जाएगा। अब जब आजम साहब छूट जाएंगे तो आप आइएगा तो हम सुगबुगाहट बता देंगे, क्योंकि उनको और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब को तय करना है दोनों सीटों को। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जफर अमीन डक्कू जी, जिन्होंने बताया कि सरकार महंगाई और जो तमाम समस्याएं देश में हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए ज्ञानवापी जैसे समस्याओं को सामने खड़ा कर रही है। देश श्रीलंका होने की स्थिति पे है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जनता को मंदिर और मस्जिद से हट के महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे भविष्य की चीज़ें हैं। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।